हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी के सभी जो है कि चैप्टर्स को एक वीडियो में कवर करेंगे। और उसमें जितने भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो है कि पॉइंट बन सकते हैं हर एक चैप्टर से, उसको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएंगी। और इससे बाहर दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा सीटेट एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देखिएगा। और ये इसका जो है कि पीडीएफ भी आपको लास्ट में जो है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसमें जो है कि लिंक लगा दी जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास 8 का जो है आपका ये हिस्ट्री का पूरा जो है कि कंप्लीट वीडियो एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 यानी टोटल जो है 7 चैप्टर हैं, जो कि आपको इसी वीडियोज़ में पूरे के पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है उनका कि कैसे, कब और कहाँ। इसके पहले जो है दोस्तों 3 वीडियो आई हैं हिस्ट्री की, जिसमें कि एक वीडियो में आपको क्लास 6 का पूरा जो है एनसीईआरटी कवर किया गया है, और दूसरी और तीसरी वीडियो में 2 पार्ट में क्लास 7 की हिस्ट्री को कंप्लीट किया गया है। ये लास्ट वीडियो है हिस्ट्री की, इस जिसमें जो है कक्षा 8 की पूरी हिस्ट्री एक वीडियो में आपकी हो जाएगी। तो पहला जो चैप्टर है उसमें जो मुख्य पॉइंट बन सकते हैं, तो देखिए एक एक पॉइंट जो है अच्छे तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिए। पहला पॉइंट बन जाता है इसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो आप एक एक पॉइंट आप अच्छे से देखिए, और पीडीएफ आपको मिलेगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में क्या काम दिया गया था, नक्शे तैयार करने के लिए। यानी आप याद रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम जो है कि सौंपा था, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट जो मुख्य पॉइंट बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। उसके बाद आखिरी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंट बैटन था। ये चीज़ आप लोग एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट बन जाता है कि भारत का प्रथम ये हो गया ये दोनों पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1817 में स्कॉटलैंड अर्थशास्त्री और राजनीतिक जो दार्शनिक थे जेम्स मिल, इन्होंने जो है 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका जेम्स मिल के द्वारा, जो कि कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के थे। और कब लिखा गया था, तो 1817 में लिखा गया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट बन जाता है कि इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने खंडों में बांटा है, तो 3 कालखंडों में। और 3 कालखंडों को किस किस नाम से, तो एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा है। उसके बाद बात करते हैं कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं, इसकी एक वजह है। ये आपका पूछ सकता है कि इसकी क्या वजह है कि उसको इतिहास को अलग अलग जो है कि कालखंडों में बांटा गया है। तो हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को क्या कर देते हैं, बांट सकते हैं। यह शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जो है कि बदलावों का क्या महत्व होता है। यानी उनके खासियतों के आधार पे, उनके तरीकों के आधार पे, उनके राज्यों के आधार पे इस तरीके से जो है कि उनको कालखंडों को बांट दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको बात दिया है कि मिल को लगता था, यानी जेम्स मिल को लगता था कि जो सारे एशियाई समाज हैं सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। और जेम्स मिल का यह मानना था कि भारत में जो अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान जो है कि तानाशाहों का ही राज चलता था। यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इसलिए 3 कालखंडों में बांटा है कि पहले जो है कि हिंदू जो है कि शासकों ने यहाँ पे शासक किया, उसके बाद मुसलमानों ने शासक किया, और उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन किया। तो इस तरह से शासन के अकॉर्डिंग जो है कि उसने क्या कर दिया, उनको 3 कालखंडों में बांट दिया। उसके बाद दिया है कि जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों से आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह को ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही क्या था, बोलबाला था भारत के अंदर। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए,
ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। तो ये भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन कि किसका जो है कि यह मत था कि अंग्रेजों की मदद के बिना जो है हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट बन जाता है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए जो वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। तो ये भी आपका बांटा गया है इतिहास को तीन जो है कि खंडों में, कि प्राचीन है, प्राचीन जो इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इस तरीके से बांटा गया है। और जब जेम्स मिल ने जो है कि तीन कालखंडों में अलग तरीके से बांटा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। तो ये आपका पूछा गया है कि औपनिवेशिक युग जो है इससे अभिप्राय क्या है या फिर किसको कहा गया है, तो अंग्रेजी शासन को कहा गया है। वहाँ पर देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट जो बन जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर जो है कि अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से क्या किया, राजस्व भी वसूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में बदलाव आए। और जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है कि आपका पूछा जाता है। तो औपनिवेशीकरण आपसे पूछा जाए कि क्या है इसका अभिप्राय, क्या मतलब है, तो है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। उसके बाद यह है कि अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम जो अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए। उसके बाद है कि अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और वहाँ पर मिलने वाले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे, स्थानीय इतिहास व फसलों का भी क्या किया गया, पता लगाया जाता था। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। और इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण भी होता था, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय जो कि सर्वेक्षण और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। और जैसे जैसे छपाई की जो है कि तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, तो नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। यानी छपकर जब छपाई की तकनीक आ गई तो इस तरीके से यहाँ तक क्या हुए कि सभी लोगों ने, जो भी नेता थे या सुधारक थे, वो क्या किए, अपने विचारों को लिख कर जो है क्या किए, व्यक्त करना शुरू कर दिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है सेकेंड, व्यापार से साम्राज्य तक। यानी किस तरीके से व्यापार से साम्राज्य तक जो है कि अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे, देखेंगे जो है जितने भी मुख्य पॉइंट बनते हैं चैप्टर 2 से। तो फर्स्ट है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेज जो है पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी
कंपनी के रूप में भारत आए थे, जो चीज़ आप सभी लोगों को पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उन्होंने जो है व्यापार करने के जो है इरादे से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और शासन भी चलाया। तो अंग्रेजों में पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की क्या की गई, गिरफ्तारी हुई थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी जो है किसके द्वारा हुई थी, तो कैप्टन हडसन के द्वारा हुई थी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। और जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही क्या किया, मार भी डाला। उसके बाद दिया है वाणिज्यिक। तो एक वाणिज्यिक क्या है कि तो एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीद कर और ज़्यादा कीमतों पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था, वो होता था वाणिज्यिक। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के रूप में जो है कि पॉइंट को दिया गया है। तो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक का नाम अगर आपसे पूछे तो औरंगजेब। मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नरों ने अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना करनी शुरू कर दी। इससे मुगल साम्राज्य क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना सन 1600 में लंदन में की गई थी। ठीक है, और इस तरीके से ये जो है भारत आए थे और यहाँ पर शासन भी किए थे। बात करते हैं कि पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर कंपनी को किसने दिया, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में आई, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो भारत आने वाली ताकत थी वह पुर्तगाली थे और लास्ट में भी वही गए। तो किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कब, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने ही 1498 में भारत के लिए जो है कि समुद्री मार्ग की खोज की थी, वो भी कालीकट के। ठीक है, कालीकट पे जो है कि पहुंचा था। तो भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ था, तो गोवा में हुआ था। और यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख जो है कि व्यापारिक वस्तु कौन सी थी, तो सूती व रेशम के कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि, ये जो है कि यूरोपीय शक्तियों के लिए क्या थे, व्यापारिक वस्तु थे मुख्य, जो कि भारत से वो लेते थे। उसके बाद पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी के तट पर की गई थी। फैक्टर किसे कहा जाता था, तो कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे और इन्हीं व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब शुरू हुई, तो वही पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई थी। फरमान का क्या अर्थ होता है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपका बनता है एग्जाम में और हर एक क्वेश्चन और आंसर के रूप में है, तो आपको और भी आसान हो जाएगा याद करना। फरमान का अर्थ एक शाही आदेश होता है, तो आप याद रखेंगे फरमान जारी कर दिया गया है, यानी एक आदेश दे दिया गया है या जारी कर दिया गया है। बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो नवाब जो है बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शीद कुली खान। ठीक है, बंगाल का आखिरी नवाब कौन था, तो नवाब सराजुद्दौला। और प्लासी का नाम किस तरह से पड़ा था, दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया और इस जगह को पलासी, यहाँ पलास के पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि पलासी जो है नाम क्यों पड़ा है, तो यहाँ पर पलास के फूल पाए जाते थे, इस वजह से जो है इसका नाम पड़ा था पलासी। अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई, तो सन 1756 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया था तब उसकी उम्र क्या थी, तो रॉबर्ट क्लाइव 1743 में मद्रास आया था और तब उसकी उम्र कितनी थी, तो 18 वर्ष थी। उसके बाद बात करते हैं कि विलय नीति की शुरुआत किसने की थी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, कि ये विलय नीति की जो है कि शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। पलासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती थी, तो पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, इस वजह से जो है कि ये पलासी की जंग महत्वपूर्ण मानी जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी।
एक एक जो है पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद करते हुए चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो मीर कासिम की हार हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। नवाब बनने का क्या मतलब था? तो नवाब बनने का मतलब था अंग्रेजों की गुलामी करना। सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास ही होती थी, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 4 मई 1799 में हुई थी। वहीं टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? तो 1782 में। काजी का अर्थ क्या होता है? तो काजी का अर्थ एक न्यायाधीश होता है। और विलयन नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था? तो यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो कोई जो है वारिस नहीं है, तो अंग्रेज उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। ये जो है विलय नीति का सिद्धांत जो है इस तर्क पर आधारित था। और इस तरीके से करते करते उन्होंने पूरे भारत को ही क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया। प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक जो है कि इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंटी कहा जाता था। उस समय कितनी और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1839 में। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है चैप्टर 2 यानी कि व्यापार और साम्राज्य तक, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। किस तरीके से उन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाया उसके बारे में जान लेते हैं। तो चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं पॉइंट, उन सभी को इसमें जो है कि शामिल किया गया है। पहला पॉइंट है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, ठीक है। तो मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी। उसके बाद दिया है कि दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। उसके बाद 1865 से पहले कंपनी जो है ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ों को क्या किया जाता था? खरीदी जा सकती थी। तो बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर जो है गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है बहुत कम कीमत पर ही अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान भी नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। वहीं 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी जो है कि समाप्त हो गई। ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, पॉइंट आपका पूछा जाता है। उसके बाद दिया है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने क्या कर दिया? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब ये अस्थायी बंदोबस्त है क्या? इस सारी चीज़ों के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो दिया है कि मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे और असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। उसके बाद दिया है कि 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात जो है बदल चुके थे और बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी और अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। महल की बात करें तो महल किसे कहा जाता था? ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है बार बार। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी और यह एक गांव या गांवों के समूह को कहा जाता था, यानी कि यह समूह होता था। याद रखेंगे, महल या गांव को कहा जाता है या फिर गांवों के एक समूह को कहा जाता था। बात करते हैं कि किसान को जो लगान चुकाना पड़ता था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से क्या कर दिया जाता था? बेदखल कर दिया जाता था और इस तरीके से वो जो है क्या कर लिए थे? उसको नीलाम कर देते थे। उसके बाद दिया है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? महलवारी बंदोबस्त कहा जाता था।
नाम दिया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसमें जो है गांव का जो मुखिया होता था वो जो है पूरा जमींदार का काम जो है कि जो है संभालता था, और इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त कर दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की भी जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, और वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला आप देखिए क्वेश्चन आंसर के रूप में जो है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया? तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो है कि पाया जाता है। उसके बाद दिया है कि किस अंग्रेज ने एक महलवाड़ी व्यवस्था तैयार की और उसे लागू किया? तो होल्ड मैकेंजी नामक अंग्रेज ने महलवाड़ी व्यवस्था तैयार की और उसे 1822 में लागू किया गया था। नील की खेती कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, एक निज होती है और दूसरी रैयत होती है। उसके बाद बात करते हैं कि स्थानीय बंदोबस्त की स्थापना किसने कब और कहाँ की थी? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने जो है कि स्थानीय बंदोबस्त की स्थापना 1793 ईस्वी में बंगाल में की थी। मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का गवर्नर जो है टॉमस मुनरो था, जिसने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि लागू की थी, और उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था? तो ये आपका रह गया था 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। वो 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन ने किस वस्तु का आयात करते थे? तो 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करते थे। ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया गया? तो 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया। रीड और मुनरो जैसी जातियों की क्या तर्क था? तो उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, या राजस्व अनुकूलन से पहले उनकी जमीनों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण होना चाहिए। तो ये थे मतलब रीड और मुनरो की जो नीतियाँ थी उनके तर्क थे। ठीक है, वहाँ पर जातियाँ हो गया है तो वहाँ पे नीतियाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि किन्हीं 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों के नाम जो है कि लिखिए उस समय। तो बंगाल में पटसन उगाया जाता था, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूं और कपास। उसके बाद और भी दिया हुआ है यहाँ पर 2 जो है कि राज्यों के बारे में, महाराष्ट्र में ये भी कपास और मद्रास में चावल। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि स्थानीय बंदोबस्त है क्या। अगर हम बात करते हैं कि स्थानीय बंदोबस्त किसे कहते हैं, तो जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों से कानून बनाया गया। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया, और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि होगी अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी, और इसे ही स्थानीय बंदोबस्त कहते हैं। तो याद रखेंगे आप स्थानीय बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट जब देखिए चैप्टर नंबर 4 यहाँ से शुरू होता है, आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग की स्थापना या कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर के जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उसको जो है कि बनाया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर से कि झूम खेती के 3 नाम बताइए। तो ये आपका पूछा ही जाता है कि झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बेवड़ के भी नाम से जाना जाता है, घुमंतु कृषि भी कहते हैं, और कर्तन। तो ये झूम खेती के 3 और अलग नाम हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिरसा कब गिरफ्तार हुआ। तो ये गिरफ्तार हुए थे आपके 1895 में, और बिरसा का जन्म कब हुआ था? तो 1870 के दशक में हुआ था। आगे देखिए बिरसा का जन्म किस जनजातीय समूह में हुआ था? तो मुंडा जनजातीय समूह में हुआ था बिरसा का जन्म। बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी। और घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत के पर्वतीय व जंगल पट्टियों में रहते थे। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद दिया है कि झूम खेती अगर किसे कहते हैं? तो झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? तो बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल के उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। और मुंडा क्या थे? तो मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता था। तो याद रखेंगे आप, छोटा मुंडा क्या है? एक जनजाति समूह था। उसके बाद दिया है कि कुछ जनजाति समूहों के नाम बताइए। तो मुंडा हो गया, गोंड हो गया, उराव हो गया और संथाल हो गया। ये सभी क्या हैं? कुछ जनजातियां हैं। तो याद रखेंगे कुछ जनजातियों के नाम, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला जो क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटिश अफसरों को कौन सा आदिवासी समूह ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था। तो एक जगह टिक कर रहने वाले गोंड और संथाल समूह सभ्य दिखाई देते थे। किसको? ब्रिटिश अफसरों को। स्लीपर क्या है ये चीज़ देखिए, तो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है उन्हें ही क्या कहा जाता था? स्लीपर कहा जाता है। जैसे आज भी आप देखेंगे रेल की पटरियां जो है बिछी हुई हैं, तो उनके नीचे आप देखेंगे कि कुछ लकड़ी के जो है कि तख्ते बिछे हुए हैं जिनके ऊपर उनको फिट किया गया है, तो रेल की पटरियों को, तो उसे ही स्लीपर कहा गया है। तो आप याद रखेंगे कि वो स्लीपर होता है। उसके बाद दिया है कि आदिवासी खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे। तो आदिवासी खाना पकाने के लिए साल और महुआ के तेलों का इस्तेमाल करते थे। आदिवासी अपनी जीविका कैसे चलाते थे? तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य वन्य उत्पादों के इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उसके बाद आ जाता है कि वैष्णव किसे कहते हैं। तो विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णव कहा जाता था। आदिवासी द्विक किसे मानते थे? तो आदिवासी बाहरी लोगों को क्या कहते थे? तो द्विक को कहते थे। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था? तो सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? तो इसको जो है कि अभी आपको अभी एक क्वेश्चन ये मिला था, उसमें बता दिया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है 4 कंप्लीट होता है और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, यानी कि जब जनता बगावत करती है, यानी इस तरीके से अंग्रेजों का शासन चलता रहा है। उसके बाद जब एक समय आया कि जनता ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। तो उस पूरे चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में पूरा। तो यहाँ से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता, राजाओं, रानियाँ, किसानों, जमींदारों, आदिवासी सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़ा। और जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थी या उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाती थी, तो लोग क्या करते थे? उनका विरोध करते थे। सिंपल सी बात है कि जो भी चीज़ें आपके विरोध में होती हैं तो आप क्या करते हैं? उनका विरोध करते हैं। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों जो है कि छीनने लगे थे। बहुत सारे राज दरबारों में रेजिडेंट जो है तैनात कर दिए गए थे। उसके बाद स्थानीय जो शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी और उनकी सेवाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके जो है कि छीने जा रहे थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। पर इन सभी चीज़ों पे क्या कर दिया था? कंपनी ने इन सभी चीज़ों को नकार दिया, इन सभी चीज़ों को नहीं माना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से क्या थी? एक थी। और अवध को अंग्रेजों ने 1856 में क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया। और गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, यानी उसका जो है कि शासन करना जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का क्या कर दिया? नाम हटा दिया गया। बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे। और गांवों में किसान और जमींदारी भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे और ऐसे बहुत सारे लोग महाजनों के लिए से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। वहीं भारतीय सिपाही जो कंपनी में काम करते थे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण क्या थे? परेशान थे। और कई नए नियम सैनिकों के धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। वहीं भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। उसके बाद दिया है कि 1830 में 30 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। वहीं 1850 में एक अन्य कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म अपनाने की छूट दी गई थी, जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। वहीं दिया है कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते थे तो उसे सैनिक विद्रोह कहते थे। मई 1857 में शुरू हुई सैनिक विद्रोह में से भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। और सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो आपका मेरठ से हुआ था। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में
अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। तो ये था पूरा कि जनता जब जब बगावत करती है तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है आपका अगला चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 7, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स के बारे में। तो यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो यूरोप में भारत में बनी मलमल, कैलिको, सिल्क, कांसा, बंडाना एवं जामदानी इत्यादि कपड़ों की भारी मांग थी। कहाँ पर, यूरोप में। वहीं जामदानी क्या है, तो जामदानी प्रायः सलेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। बंडाना क्या है, तो बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाली किसी चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अब है कि अगरिया कौन होते हैं, तो अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था। यह लोग लोहा गलाने की कला में क्या होते थे, निपुण होते थे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब उभर कर मतलब मिल कब जो है कहाँ स्थापित हुआ था, तो 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया गया था पहली सूती कपड़ा मिल। उसके बाद दिया है प्रगलन से क्या तात्पर्य है, यानी प्रगलन क्या होता है। तो बात करें कि चट्टान को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। धोकनी क्या है, तो धोकनी हवा फेंकने वाला एक यंत्र है जिसको चलाकर कोयले की आग को हवा दी जाती है। धातुमल क्या है, तो धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं कि चरखा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में कब जो है स्थान दिया गया। तो जब चरखा भारत की पहचान बन गया तब 1931 ईस्वी में उसे तिरंगे के बीच वाली पट्टी में स्थान दिया गया। चिप्पीगार कौन थे, तो छापेदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को थप्पे से छपाई करने वाले माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती थी और इन्हीं कारीगरों को क्या कहा जाता था, चिप्पीगार कहा जाता था। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध समुदायों के नाम बताइए। तो कुछ जो है प्रसिद्ध समूह थे, बंगाल के तांती बुनकर, उत्तर भारत के जुलाहा एवं मोमिन बुनकर, दक्षिण भारत के साले एवं कैकुल्लार बुनकर। और उसके बाद आधुनिक विश्व के औद्योगिक क्रांति के लिए कौन सी उद्योग जो है जवाबदेह थी, तो वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। वहीं कुछ यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1791 में जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। विलियम जोन्स जो 1783 में कलकत्ता आए। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित किया गया। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नैथेनिडल होल्डेड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, प्राच्यवादी कहा जाता था। उसके बाद दिया है कि 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम जो है कि कदम उठाए और सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके और विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। 1854 के उड नीति पत्र की क्या मुख्य बातें थीं, तो आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करना और शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना। तो ये थी उस नीति पत्र की मुख्य बातें। उसके बाद 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियां के विरुद्ध थी। उसके बाद कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच क्या होगा, असंतोष पैदा होगा। अंग्रेजों को डर था कि लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे और सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के
पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। और महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है और उसमें पाठ्यपुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। ये आपका पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन कि ये किसका तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, तो ये गांधी जी का तर्क था। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी कि पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं थी। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे और वे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के पक्षधर थे। उसके बाद है कि शांति निकेतन की स्थापना 1901 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेध और विकसित कर सकते थे। तो ये थे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है दोस्तों। ये पूरा जो है कक्षा 8 की जो है एनसीईआरटी के हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर थे उसके जितने भी प्रमुख पॉइंट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से सारी चीज़ों को मैंने जो है कि इसमें शामिल किया था। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियोस में जो है आपका क्लास 6 और क्लास 7 को भी कंप्लीट किया है। और अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हिस्ट्री आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी की क्लास, जो कि स्टार्ट होगी 1 बाय 1 करके। एक वीडियो में क्लास 6, दूसरे में क्लास 7 और तीसरे में क्लास 8। और उसके बाद नेक्स्ट फिर पॉलिटी की, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट होंगे। और इस तरीके से आपका पूरा एसएसटी जो है अच्छे तरीके से तैयार कराया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और इसका पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलें और वहाँ से जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको जो कि आपका रिविजन में जो है काम आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।